बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज साहब। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें मज़ीद जो गुजारिशात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो पेश की गई हैं, दायर की गई है। नज़रसानी में एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स या उनकी गुजारिशात थी वो क्या हैं उस पर बात करेंगे। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने तो पूरा एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है उन 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था। वो क्या है, इलेक्शन कमीशन कहना क्या चाह रहा है, जिसने 12 जुलाई से आज 27 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फ़ैसला जो है उस पर अमल नहीं किया, लेकिन 100 बातें जो है वो सुना रहे हैं। किन को? 8 जजेस को। इस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आज एक इलेक्शन मैटर भी था, उसमें कोई हैंकी पैंकी जो है वो नज़र आई है हमें उस पर। और उसके बाद आज काज लिस्ट जारी हुई है 63A की जो नज़रसानी है उस पर 30 सितंबर को समाअत होने जा रही है। बहुत ही अहम केस है मौजूदा सिनेरियो के तनाजुर में, क्योंकि अगर ये नज़रसानी मंजूर होती है तो फ्लोर क्रॉसिंग का वो रास्ता खुल जाएगा और वो जो वोट है वो काउंट हो सकेगा, जिसके लिए हुकूमत भी इंतज़ार में है। और फिर उसके बाद आइनी तरमीम करना उनके लिए कदरे आसान होगा। तो इन तीनों जो है वो मौज़ूआत पे बात करते हैं। अदील सरफराज साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज जो मज़ीद जो गुजारिशात दी हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले की हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट किया, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट कर दिया है। ये शिकवा का जवाब शिकवा है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो हदूदों कयूद हैं उनसे बहुत ज़्यादा तजावज़ किया है और शय मिली है उन्हें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो दीगर 2 जजेस साहिबान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तरफ खान। अगर वो जजेस साहिबान इस तरह की ऑब्जर्वेशन ना देते जो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में दी थी 8 जजेस के ऑर्डर के ऊपर, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वजाहत के ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स ना खोलते, तो शायद आज इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत ना होती कि वो सुप्रीम कोर्ट के 8 फाजिल जजेस साहिबान को कहती कि आपने आइन से इनराफ किया है या आपने जो फैसला दिया है वो आइन को रीराइट करते हुए दिया है। मैं अगर आप कहें तो पढ़ देता हूँ आपके सामने। एक तो उन्होंने अब अदालत से ये, अब देखें ना, हम अगर कहें कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है तो दुरुस्त होगा, क्योंकि वो इस्तदा क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद रोक दे। ठीक है, एक हुक्म इम्तना वो मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दिया है वो मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया है। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को ही बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा करवाए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फियों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान ले तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। जो सर्टिफिकेट्स बैरिस्टर गौहर ने जमा करवाए, उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। रूल्स जो 94 है इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। तहरीक इंसाफ ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा करवाई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया और फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बाकी सारी बातें आप छोड़ दें। ये जो एक ऑब्जर्वेशन या एक उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया यहाँ पर कि तहरीक इंसाफ ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा करवाई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई, इसका इलेक्शन कमीशन के साथ क्या ताल्लुक है? भाई, अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी रजिस्ट्रार के सामने वो 9 सवालात ना रखते, मैं जो शय देने की बात कर रहा हूँ, अब जब अपना ही हाउस इन ऑर्डर ना हो, अब वो जजेस साहिबान किससे शिकवा करें, किस दीवार पे जाकर सर मारें कि जब अपने ही जजेस साहिबान जिन्होंने उनके साथ खड़ा होना है वो ही दूसरों को गिनते जाइएगा जी। कंट्रोवर्सीज सोहेल रशीद साहब, 12 जुलाई को फैसला आया नंबर 1 कि जी 41 का साइन हम किससे करें। ठीक। नंबर 2 कि जी आपने जो बहाम दूर करने वाला ऑर्डर दिया उस पर डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट। अच्छा। नंबर 3
उसी के ऊपर चीफ जस्टिस साहब का खत जी के कहाँ लगा, कैसे सुना गया। हालांकि बड़ा वाजे था कि जिस जजेस ने फैसला दिया 8 उनके पास दरखास्त आएगी, वही आर्डर फैसले में था। ठीक है। नंबर 4 स्पीकर साहब का खत कि जी आप उस पर अमल ना करें, इस पे करें। नंबर 5 दोबारा अवाम दूर करने वाला खत कि जी ये कैसे हो गया जी। ठीक है जी। नंबर 6 आर्डिनेंस में तरमीम। ठीक है। ये कंट्रोवर्सीज आप गिनते जाएं तो ख़त्म नहीं होंगी। और कंट्रोवर्सीज क्यों इतनी ज़्यादा कराई जा रही हैं भला, और क्राफ्ट की जा रही हैं नहीं। फैसला बड़ा क्लियर है। आप तफसीली फैसला आने के बाद क्या है पीछे कि भाई 187 का इख्तियार यूज़ किया और आपने जो बिगाड़ डाला था एक पार्टी को निकाल कर, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। हो नहीं सकता कि एक मुल्क जहाँ पे निज़ाम जमहूरियत वो जो कि पार्लिमानी सिस्टम है और उसकी बेस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं। इसका मतलब है आपके जमहूरियत और आपके सियासी निज़ाम पे लोगों ने बेच दिया है। ठीक है। तो वो कहते हैं ये तो हम नहीं मान सकते थे। तो हमने इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस जगह पर पहुँचे हैं कि ये PTI की चीज़ें हैं और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड ने बताया कि ऐसा हुआ है। तो जिन 39 को कह रहे हैं वो बनते ही नहीं। आपने तो 39 को डिक्लेयर कर दिया था कि PTI के हैं। मसला तो 41 का है और 41 पे आप कह रहे थे जी कि हमें पता नहीं पार्टी चेयरमैन कौन है। तो आपके नोटिस से तस्दीक हो गई कि भाई बैरिस्टर गोहरा को आप मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा अब चलें उस मामले को भी रहने दें। अब जब तफसीली फैसला आया ना तो उसमें बड़ा क्लियर कर लिया गया है। उसमें यह भी बता दिया है कि आप इन्हें नहीं मानेंगे तो इससे पिछले होंगे ना, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो बॉडी बहाल हो जाएगी। ऐसी कोई बात बाकी बची नहीं है नज़रसानी वाली। अदील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो रजिस्ट्रार के सामने 9 सवालात रखे गए हैं बेसलेस, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने 12 जुलाई का फैसला साइन किया है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई वो दरखास्त आएगी 8 जजेस उस पर जवाब देंगे। उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पढ़ती ही नहीं रास्ते में कि हम कहाँ लगाएं। और जब आप नए अदालती साल पर खुद फरमा चुके हैं कि मैं तो देखता भी नहीं रजिस्ट्रार ने कौन सा केस किधर लगाया, मैं तो सिर्फ 184(3) तो ये 184(3) का केस था इनके सामने, ये तो अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। भाई जब आपने जहन बनाया हो कुछ और तो आपको पता नहीं होता कि मैं किसी को कमेटी से निकालने के रीजंस लिख रहा हूँ या उसको सुप्रीम कोर्ट से निकालने के रीजंस लिख रहा हूँ। जुडिशल वर्क पे कमेंट हो गए हैं कल जस्टिस मुनीब के जी 11 बजे उठ जाते हैं अदालत से, उसका कमेटी से निकालने से क्या ताल्लुक। अच्छा उन्होंने जी एडाग जजेस की इज्जत नहीं, उसका कमेटी से निकालने का क्या ताल्लुक। कमेटी में एडाग जजेस होते हैं, उन्होंने छुट्टियां की हैं, उन्होंने छुट्टियां जो कानून में हैं और उन्होंने बात वही है, सवाल गंदम जवाब करना नहीं, जुडिशल कमीशन के इजलास में वॉकआउट करके उसका कमेटी से निकालने से क्या ताल्लुक। अच्छा उन्होंने जी 1100 केसेस दे दिए हैं एडाग जजेस को जी मखसूस, भाई उन्होंने अकेले थोड़ी दिए हैं, कमेटी का मतलब है कमेटी में अक्सरियत से दिए गए और आप अकलियत में हो गए, अक्सरियत की राय को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। फिर आपका जमहूरियत से क्या ताल्लुक, उसका कमेटी से निकालने से क्या ताल्लुक। और वो इतलात ये है कि जब उन जजेस ने खत लिखा था एडाग जजेस ने कि जो केसेस हमें दिए गए ये थोड़े तो हमें और दें, तो कमेटी ने कहा जी कि ठीक है फिर ये 1100 जेल पिटीशन वगैरह जिनमें 500-500 सफ़े के डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रा आप निपटाएं ना, जो कई साल से आप आए हैं तो शौक से। तो फिर उस पर नागवारी हुई कि जी हम ये क्यों, वो बड़े केसेस इधर लगे हुए हैं जिसमें डेली व्लॉग करते हैं आप, ठीक है हमारे नाम ही नहीं चल रहे। कहा तो ये गुस्सा निकाला गया जी कि एडाग जजेस सीनियर है इनके तो उनकी इज्जत नहीं करते। एडाग जजेस कहाँ से सीनियर है इनके यार, 18 और 19 नंबर का उनका नंबर है। आप जब उन्हें बिठाएंगे उन्हें सीनियरिटी का इतना ही ख्याल था कि फिर रिटायर ही रहते, तो फिर रिटायर रहते वो ना आते डॉक जज, उनको पता नहीं था कि वो पहलू सुनिएगा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसके तहत जस्टिस मुनीब अख्तर को हिट किया गया है, ये ऑर्डिनेंस बरकरार भी रहता है ना तो 30 दिन के अंदर आज से एग्जैक्टली जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी का लाजमी हिस्सा दोबारा होंगे क्योंकि वो सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे। और फिर जैसे यही आफरीदी के ऊपर ऑप्शन होगा कि भाई उनको रखना है या नहीं जैसे मंसूर के हाथ, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये 30 दिन में क्या कुछ करने के अज़ाइम है। कि या तो उनको तय है कि जी हमने जस्टिस मुनीब को तो आना ही नहीं देना सेकंड मोस्ट सीनियरिटी पे, ये तरतीब बरकरार रखनी। ये भी तो हो सकता है ना तो दोबारा वो पार्लियामेंट में ले आए, दोबारा उसमें ये भी अमेंड करते हैं कि जो चीफ जस्टिस है बाकी जज 2 जजेस जो अपनी मर्जी के लगाएगा, तो ये भी हो सकता है। पार्लियामेंट है मासी वेड़ा देनी ने जो मर्जी दिल करे, पहले इन्होंने कानून बनाया बंजाल साहब को रोकने के लिए, अब कानून बना वही ना, वही रहा है। पूरा इख्तियार ही वापस चीफ जस्टिस को देना है तो पार्लियामेंट के पास एक ही ऑप्शन है, रिवोक कर दें पूरा प्रैक्टिस है प्रोसीजर जो ड्रामा लगाया करेंगे। जो कहा था ना जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर शफाफियत लाने के लिए ये कर रहे हैं, तो रखें ना वो शफाफियत, फुल कोर्ट बनाए ना फुल सारे जजेस को। जैसे मसरत इलाही ने तब कहा था
जब ये फुल कोर्ट बैठी हुई थी कि भाई जब 3 की राय ले रहे हैं तो सारों की राय ले रहे हैं। ठीक है जी, उन्होंने हमारी भी तो और भी सुनिए बहुत कुछ कहा था उस फुल कोर्ट मीटिंग में, जो अभी तक जिसके मिनट जारी नहीं किए गए। तो ये मखसूस फुल कोर्ट मीटिंग या जो प्रैक्टिस जो कमेटी है, इस कमेटी के मखसूस जो वो मीटिंग मिनट्स जारी होते हैं, सबके तो नहीं होते, ये तो हमने देखा है। अभी ये जो लास्ट हुई है इसके नहीं हुए, मैंने तो पता भी कराया, मैंने कहा बता दें। क्या कह रहे हैं? रिप्लाई नहीं कर रहे। नहीं, वो तो उन्होंने लिखा है, कल का जो नोट है उन्होंने कहा कि वो तो हमने कोई भी मालूमात लेना चाहे तो फौरी तौर पर ले सकता है, तो वो रिटर्न में लिखने में क्या जाता है सर? अच्छा, लिखने में तो एक सवाल मेरा ये है कि 23 सितंबर को 70 सफ़े का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस काजी फैसल उनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन बेतौकीर कर रहा है इस सारी बिल्डिंग के सारे इदारे को। 24 सितंबर को पंजाब ट्रिब्यूनल्स वाला केस था, तो उसमें दोबारा से ये जो है वो दर्ज दिया गया कि इज्जत करें, एहतराम करें, उसको ज़्यादा ना छेड़ें, वो आईनी इदारा है। जब बल्कि सलमान अकरम राजा को रोक के उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग उसकी पहचान है, ये वो सारा कुछ करें। आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में शायद जो है वो जिन जजेस ने उस फैसले से इख्तलाफ करता था, वो शायद ये भी चाह रहे हो कि इस फैसले पर अमल भी ना हो तो कोई मसला नहीं, हालांकि ये तो कलेक्टिव उनका होगा ना। कल कोई ऐसा फैसला आपका भी हो सकता है जिस पर अमल ना हो, तो फिर आप जो है वो देख रहे होंगे। सर आपको अभी नहीं पता चला कल पहली रीज़न क्या लिखी गई है जैसे मुनीब को निकालने की, कि इन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत, कहाँ मुखालफत की थी? फुल कोर्ट बेंच में, ओपन कोर्ट में थी। तो उसकी सजा में मैं इनको कमेटी से निकाल रहा हूँ। जो बंदा आपका स्टेट ऑफ माइंड हो ना, तो फिर आप बेंच मेंबर इख्तलाफ करने वाले को निकालने की वजह बता रहा है कि जी ये है, मैं इस जजेस कमेटी में इसलिए नहीं बिठा रहा कि तब इन्होंने अकलियत में क्यों। ये है डेमोक्रेसी जो उनके माइंड में है ही नहीं सर, सिरे से इख्तलाफ सुनने की है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं। अच्छा, ठीक है, वरना यह कुछ वजह लिखने वाली थी यार। एक दफ़ा किसी से मशवरा कर लेते कि मैं उन्हें कमेटी से निकालने की वजह यह दे रहा हूँ कि इन्होंने तब बेंच में इख्तलाफ किया था मुझसे। यार ये बात है, ठीक है। तो इसके बाद आप कहते हैं कि कलेक्टिव है, कुछ कलेक्टिव नहीं है सर। और सबसे बड़ी चीज़, ये सारा मामला हो क्यों रहा है? ये सारा मामला इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें ये चलें जी कि वो देखो जी मखसूस मिसलों के फैसले पे कोई बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ, वो मुतनाज़ा फैसला है, उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। वो 8 जजेस कह रहे हैं ये तनाज़ा है ही नहीं, कंट्रोवर्सी है ही नहीं, जजमेंट है बस पुरसुकून, और उनका तहम्मुल बाकी सबको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़, वो जजेस का पता है आपको कौन से 2 जजेस हैं जिन्होंने शिकायत की है जस्टिस मुनीब अख्तर काम नहीं करते? ये भी वैसे उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है। उन 2 जजेस को, 2 या 3 जजेस को भी फंसा दी है। नहीं, मुझे बताएं, ये सब कुछ ओपन करना चाहिए। सुने यार, जस्टिस मुनीब ज्यादा से ज्यादा 3 रुकनी बेंच में बैठे होते हैं ना। 2 जजेस अगर कह रहे हैं कि ये काम नहीं करते, भाई 2 जजेस अक्सरियत मेजोरिटी कंस्टिट्यूट करते हैं, वो कहें नहीं हम स्टे नहीं दे रहे, नहीं होगा। वो कहें नहीं हम आज ही निपटाएंगे, निपटाया जाएगा। ये अजीब बात है। 5 रुकनी बेंच में तो नहीं होते ना डेली जस्टिस मुनीब जी, या 2 रुकनी या 3 रुकनी होते हैं। मेरा तो ख्याल है ये हेर से कि उन्होंने ना मैज ये कह दिया है कि जो उनके साथ बैठे, अगर इतना ही था तो उन जजेस का नाम लिख देते ना। अच्छा, 63 कल का जवाब जो है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन लीगल राय किसी से ले लें कि क्या मिसकंडक्ट में तो नहीं आता, क्योंकि साथी जज जो सुप्रीम कोर्ट का है और आप भी एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस आपका एक इंतजामी होता है, आप इक्वल्स हैं, आप इक्वल हैं, उनका फैसला आपका फैसला इक्वल कंसिडर होगा। आपके राय जो है ना वो 2 वोट नहीं शुमार होंगे, एक ही होगा अगर आप किसी बेंच में इकट्ठे बैठे हैं। तो आपने लिखते हुए कि ये तो नहीं समझा कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह के तौर पे लिख रहा हूँ और मैं इस बंदे को फ़र्क कर रहा हूँ, क्योंकि कल के उसके बाद क्या जैसे मुनीब अख्तर को फिर आप जब पब्लिक में ये बात बता दी गई है कि नहीं जी ये बंदा कैजुअल है, ये तो डिसरिस्पेक्टफुल है, ये तो स्टे दे देता है, बंद कमरों की बातें जब आप पब्लिकली करने लग जाएं तो फिर अंदाजा लगा लेना सर। असल चीज़ और है, किस ज्यूरिसडिक्शन में ये लिखा जा रहा है? असल चीज़ सिंपल सी है, असल बात सिंपल सी है। वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि फुल कोर्ट के अंदर एक भारी मार्जिन के साथ मेजॉरिटी में थे ना, अब उनकी मेजॉरिटी उस भारी मार्जिन से भी बढ़ गई है जी जी, और ये सारी वो फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। 63 पे थोड़ी सी बात कीजिएगा। 63 पे जो काज लिस्ट बनी 30 को नए केस, तो उस पर क्या आप कहेंगे? एक मिनट। 63 पे क्या कहेंगे जी? 63 पे अब नज़रसानी हो जाएगी, और उस पर नज़रसानी होने से पहले लेकिन एक बड़ा अहम देखने वाला मामला है अदील साहब। ये उस कमेटी ने तश्कील दिया है बेंच, उस कमेटी ने इस केस को फिक्स किया है जिस कमेटी से जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाइकाट किया है और जिस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया है और जो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। मेरा ख्याल है इस कमेटी के बनाए
इस कमेटी के बनाए बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर जो आथर जज हैं जिनका बैठना ज़रूरी है नज़रसानी के लिए, वो बैठते हैं या नहीं बैठते, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट पर जो इतनी ज़्यादा इबारत लिख दी गई है, अब पीर का दिन बहुत अहम हो गया है। पीर के दिन या तो वो रिक्यूज़ भी कर सकते हैं, दूसरी सूरत ये भी है कि वो आके जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बेंच में शामिल हुए थे ना, फौजी अदालत वाले पर पूरा खिताब हुआ था, फिर उठ गए थे, तो ये सिचुएशन नाराज हो के अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग नहीं, असल बात ये है सर, ये वो जो खबर चली थी कि रिक्यूजल वो कर जी जस्टिस मुनीब की आप देखें, पहला जो है ना रुनमाई पीर को ही होनी है ना ये सारी इबारत आने के बाद कि जी ये तो ऐसा बिल्कुल ऐसा 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 है, और तो वो खामोश बैठेंगे सर? नहीं, वो कैसे खामोश बैठ सकते हैं भाई? बात ये भाई है उनके कि पल्ले कुछ नहीं छोड़ा आप इन्होंने। सिर्फ जुडिशियल साइड पर रहते हैं ना, तो शायद वो भी रिस्ट्रेंट का मसला है। आप पर्सनल हो गए हैं। सिर्फ ये देखिए कमेटी से निकालने की ये वजह तो ठीक है, उसमें जी कि चलें जी अगर इन्हें लगा कि यार उन्होंने छुट्टियां ज्यादा की हैं या वो कमेटी इजलास में नहीं आते तो काफी था। नहीं, मैं बताऊं या फिर काफी क्या था, देते- आप कह देते कि मुझे इनकी शक्ल नहीं पसंद, मैं इनको कमेटी ने वो फिर रीजनेबल होता। ये जो उन्होंने किया ना सर, ये तो उन्होंने अपने अगेंस्ट चार्जशीट बना दी है। मजे की बात ये है कि सिर्फ जैसे इसमें 4-5 वजूहत ऐसी हैं जो सिर्फ जैसे मुनीब के खिलाफ नहीं है, जैसे मंसूर के खिलाफ भी हैं। शाह कि जी साहब नहीं शाह साहब तो लिखा गया इन 11 वजूहत में। देखें ना, जब ये कहा जाता है कि जस्टिस मुनीब ने उन्हें डाक जजेस को 1100 केसेस दे दिए, जस्टिस मुनीब ने अकेले दिए, नो जस्टिस मंसूर का वोट भी हुआ, सुनाई तो मंसूर साहब को ही जा रही है ना सर। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप उन्हें भी ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जस्टिस मुनीब जो है ना, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आप जस्टिस यही आफरीदी का नाम लिया गया कि उन्होंने रिक्यूज़ किया, अब जस्टिस यही आफरीदी कैसे बैठे 30 दिन के बाद वो इस कमेटी से फारिग हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो तीसरे सीनियर होंगे और उनका बैठना ना बैठना चीफ जस्टिस के उसमें होगा, सवाबदीद में होगा। आखिरी सवाल, वो जो इलेक्शन मैटर था उसमें आज क्या हुआ? कोई नई चीज़ सुने, तस्दीक करके ले आए हैं? और सर वो तस्दीक क्या करके ले आए हैं, वो तो अगर वो थारोली रिपोर्ट ना हुआ होता कि जी ये इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सही बात है, तो मेरा ख्याल है कम पै गया सी। अच्छा सर, रिटर्निंग अफसर ने कहा हुआ कि इन्होंने मुझे दरखास्त नहीं दी नताइज मुरतब करने से पहले जो देना ज़रूरी थी। इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम किया मेन केस में कि ऐसी कोई दरखास्त रिकॉर्ड पे नहीं है और पटिशन खारिज हो गई। जिस दिन पटिशन खारिज हुई 20 को खारिज होती है, 21 को जाके ये आर ओ से ना साइन भी करा लेते हैं कि दरखास्त है, और उसकी तस्दीक भी आर ओ दे देता है कि यह दरखास्त है। वो आज आगे ना कोर्ट में कहते हैं देखो देखो दरखास्त है, आर ओ भी मान गया। उन्होंने क्या ठहर जाओ, आर ओ मान गया। आर ओ ने क्या है, दरखास्त है नहीं, अभी तस्दीक करा के ले आए हो। ये तो कोई लगना कि आर ओ को आपने नवाजा है, इससे तो ये तासुर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। एक ये वो मामला था ना जिसपे इन 2 जजों को नोट लिखना चाहिए था कमेटी को जी कि जनाब इलेक्शन में ये चल रहा है, इसके ऊपर आप सो मोटो लें और वो 184(3) वाली पिटीशन टेक अप करें। ये आर ओज क्या बात कर रहे हैं? आज 8 फरवरी का इलेक्शन आज जाके सितंबर ख़त्म हो रहा है और आप जाके ये कह रहे हैं जी कि यस इनकी दरखास्त थी और हम कर लेते दोबारा गिनती। ये काफ़ी मामला गड़बड़ है। ये सारे मामला देखें आपके क्या चल रहा है, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया गया। नज़रअंदाज कर लिया, कहा नहीं आप ट्रिब्यूनल से आपका बड़ा फिट है केस वहाँ के लिए। उन्होंने कहा जी वो थोड़ा गल मुक गई है। हाँ, बीच में लगा भी था 3 रुकनी बेंच के सामने, काई साहब ने अपने सामने भी लगाया था, बाद फिर उन्होंने कर दिया। आप इतने बलाद करते हैं मतलब ठीक है, अदालतों को फैसले कर रहे थे, आप हर चीज़ ले के बैठ जाते हैं। वो दरख्वास्त ही नहीं आई थी, रिकॉर्ड पे रख देते हैं यार आप। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, अदील सरफराज साहब। नाज़रीन, आपको आइंदा भी अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।